ये दास्तां है एक ऐसे शक्तिपुत्र की जो न सिर्फ अपनी तलवार की धार पहचानता है बल्कि यह भी जानता है कि इतिहास की राख से अपनी ढाल कैसे तैयार करनी है। यह कहानी किसी एक रात का चमत्कार नहीं, यह उन महीनों की चीख है जो तैयारी के सन्नाटे में दबी रही। ये वह कौशल है जो किताबों से नहीं सीखा गया बल्कि पसीने और फौलाद की रगड़ से रूह में खुद आ गया। दुनिया इसे भले ही इंटेलिजेंस एंड ट्रेनिंग सिंफनी कहे, लेकिन हमारे लिए यह एक नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला महासंग्राम है। महीनों का सन्नाटा और फिर पेंटागन के बंद कमरों में एक ऐसी गूंज जिसने इतिहास की धूल झाड़कर आधुनिक युद्ध का नया चेहरा लिख दिया। एक ऐसी गूंज जिसे तब तक बजाया गया जब तक हर सुर जानलेवा सटीक न हो गया। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व यह कोई साधारण सैन्य अभियान नहीं था। यह सिलिकॉन की चिप और इंसानी जुनून की एक ऐसी जुगलबंदी थी जिसने दुश्मन को सोचने का मौका तक नहीं दिया। अमेरिका ने दुनिया को बता दिया कि विरासत की ताकत जब आधुनिक इंटेलिजेंस से मिलती है तो एक ऐसा अभेद्य कवच तैयार होता है जहां हस्तक्षेप को हमला नहीं बल्कि एक अनिवार्य सुरक्षा कवच कहा जाता है। एक ऐसी चाल जहां हर मोहरा पहले से ही मात खा चुका था। एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलना नामुमकिन था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व यह महज एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी बल्कि दुनिया के लिए एक संदेश था कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए न सिर्फ इतिहास को जिंदा करना जानता है बल्कि भविष्य को भी अपनी मुट्ठी में करना बखूबी जानता है। निकोलस मादुरो की घेराबंदी उस नफरत का अंजाम है जिसकी नींव साल 1998 में रखी गई थी। यह आग भड़की थी ह्यूगो चावेज के उदय के साथ। एक ऐसा सोशलिस्ट चेहरा जिसने क्यूबा, ईरान और रूस के साथ हाथ मिलाकर वाशिंगटन की नींद उड़ा दी थी। ह्यूगो चावेज ने वेनेजुएला की तिजोरियों को सोने से भर तो दिया, लेकिन अफसोस उसी सोने की चकाचौंध ने पूरे वेनेजुएला के भविष्य को एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जहां से वापसी का रास्ता अमेरिका के इस कार्रवाई से होकर गुजरता था। 2002 में ह्यूगो चावेज के खिलाफ हुए तख्ता पलट की कोशिश के बाद उन्होंने महसूस किया था कि उन्हें एक ऐसी फौज चाहिए जो सीधे उनके प्रति वफादार हो, जिसे आधिकारिक तौर पर नेशनल बोलिवेरियन मिलिशिया ऑफ वेनेजुएला कहा जाता है। यह वेनेजुएला का एक नागरिक सैन्य बल है। यह केवल एक सेना नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज द्वारा तैयार की गई एक आम लोगों की फौज है। इसमें पेशेवर सैनिक नहीं बल्कि आम नागरिक, मजदूर, किसान, छात्र और बुजुर्ग शामिल होते हैं जिन्हें बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण और हथियार दिए जाते हैं। निकोलस मादुरो को उम्मीद थी कि यह मिलिशिया अमेरिकी सेना के खिलाफ मानवीय दीवार बनेगी, लेकिन जब असली ऑपरेशन शुरू हुआ तो इस मिलिशिया के अधिकांश सदस्यों ने, जो खुद गरीबी और भूख से जूझ रहे थे, अपने ही पड़ोसियों और अमेरिकी सेना का साथ दिया। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की गति इतनी तेज थी कि इस असंगठित बल को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के दौरान अमेरिका ने ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स का इस्तेमाल किया और मादुरो की इसी बोलिवेरियन मिलिशिया का रास्ता खुद रोक दिया। प्रॉक्सी फोर्सेस या अंदरूनी विद्रोहियों पर निर्भर रहने के बजाय अमेरिका ने अपनी खुद की एलीट मिलिट्री एसेट्स भेजी, जैसे 160वां स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट एयरबोर्न, जिसे दुनिया नाइट स्टाल्कर के नाम से जानती है, जो अमेरिकी सेना की सबसे विशिष्ट और खतरनाक एविएशन यूनिट है। इनका काम स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स जैसे डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स को दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मौसम में और घने अंधेरे में दुश्मन की नजरों से बचकर पहुंचाना और वापस लाना है। जब दुनिया जनवरी 2026 की ठंड से ठिठुर रही थी, वेनेजुएला की सीमा पर तनाव का पारा उबल रहा था। काराकास के गलियारों से लेकर वाशिंगटन के गलियारों तक सन्नाटा चीख रहा था। वाशिंगटन के वॉर रूम में रोशनी कम थी, लेकिन काराकास के मीराफ्लोरेस पैलेस का नक्शा स्क्रीन पर दहक रहा था। एक तरफ वेनेजुएला अपनी ही महंगाई, भूख और पलायन की आग में जल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की खिड़कियों से अमेरिका को सिर्फ धुआं नहीं दिख रहा था, बल्कि उसे उन विदेशी ताकतों की परछाइयां दिख रही थीं जो धीरे धीरे उसके दरवाजे तक दस्तक दे रही थीं। जवाब देने का वक्त आ चुका था, लेकिन इस बार सिर्फ मिसाइलों को नहीं बल्कि उन इतिहास की किताबों को ढाल बनाया गया जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी। यह शुरुआत थी एक ऐसे ऑपरेशन की जिसमें जासूसी का अंधेरा भी था और विज्ञान की जानलेवा सटीकता भी। यह जीरो डार्क 30 की जासूसी प्रहार और ओपेनहाइमर की दिमागी गहराई का एक ऐसा घातक मेल था
जिसने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। यहां से कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है, एक वो जो दुनिया को दिखाई गई और एक वो जो कभी सामने नहीं आई। यह हमें एक कड़वे सवाल के सामने खड़ा करती है। अगर इतिहास हर बार सिर्फ सत्ता के साथ खड़ा हो जाए तो फिर इतिहास कौन लिख रहा है, सच या ताकत? अगर अमेरिका सिर्फ यह कहता कि मादुरो एक भ्रष्ट नेता है तो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उन पर हमला करना मुश्किल होता। लेकिन हिजबुल्लाह और FARC दोनों अमेरिका की विदेशी आतंकवादी संगठनों FTO की सूची में हैं। FARC एक कोलंबियाई विद्रोही गुट है। इनके साथ जुड़ते ही मादुरो पर नार्को टेररिज्म का ठप्पा लग गया। इसका मतलब है नशीले पदार्थों की तस्करी से आतंकवाद को बढ़ावा देना। आरोप यह था कि जब कोलंबिया की सेना FARC पर दबाव डालती थी तो वे भागकर वेनेजुएला की सीमा में छिप जाते थे। अमेरिकी सरकार का आरोप है कि मादुरो सरकार ने न केवल FARC को वेनेजुएला में जमीन दी बल्कि उनके साथ मिलकर ड्रग्स का बिजनेस भी किया, जिसे कार्टेल ऑफ द सन्स कहा गया। लंबे युद्ध के बाद 2016 में FARC ने कोलंबिया सरकार के साथ एक शांति समझौता किया था और हथियार डाल दिए और एक राजनीतिक पार्टी बना ली। लेकिन FARC के कुछ लड़ाकों ने हथियार डालने से मना कर दिया। इन्हें FARC डिसिडेंट्स कहा जाता है। अमेरिका का दावा है कि मादुरो इन्हीं बागी लड़ाकों की मदद कर रहे थे। इससे अमेरिकी सरकार को अपनी जनता और कांग्रेस को यह समझाने में आसानी हुई कि यह ऑपरेशन सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध है। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। अमेरिका ने दावा किया कि मादुरो ने हिजबुल्लाह को वेनेजुएला में ठिकाने और नकली पासपोर्ट दिए। अमेरिका ने तर्क दिया कि अगर हिजबुल्लाह वेनेजुएला में मजबूत होता है तो वे कभी भी अमेरिकी सीमा के पास से हमला कर सकते हैं। यानी मादुरो का सत्ता में रहना अमेरिका के लिए इमिनेंट थ्रेट बन गया था। वेनेजुएला में रूस और चीन का काफी प्रभाव है। हिजबुल्लाह और FARC का नाम लेकर अमेरिका ने यह संदेश दिया कि वेनेजुएला अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय अपराधियों का अड्डा बन गया है। इससे रूस और चीन के लिए मादुरो का बचाव करना अंतरराष्ट्रीय मंच पर नैतिक रूप से कठिन हो गया, क्योंकि कोई भी देश खुलकर आतंकवाद का समर्थन नहीं करना चाहता। वेनेजुएला में FARC और हिजबुल्लाह का साथ में काम करना एक तरह का अपराध और आतंक का मेल था। हालांकि इनके उद्देश्य अलग थे। जहां FARC एक साम्यवादी संगठन था तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह एक कट्टरपंथी था। लेकिन वेनेजुएला की जमीन पर वे एक दूसरे के पूरक बन गए। कोकीन का उत्पादन और कोलंबिया की सीमा से वेनेजुएला तक को उसकी ढुलाई करना FARC का काम था। उनके पास जंगल में छिपे रहने और छापामार युद्ध का अनुभव था। कोकीन को वेनेजुएला से अफ्रीका और फिर यूरोप या अमेरिका भेजने के लिए हिजबुल्लाह अपने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का इस्तेमाल करता था। साथ ही वे ड्रग्स से आए गंदे पैसे को वैध बनाने यानी मनी लॉन्ड्रिंग में माहिर थे। वेनेजुएला की सेना के भ्रष्ट अधिकारी FARC और हिजबुल्लाह के बीच पुल का काम करते थे। सेना ने FARC को वेनेजुएला में सुरक्षित हवाई पट्टियां और ठिकाने दिए। वही हिजबुल्लाह के गुर्गों को वेनेजुएला के असली पासपोर्ट और पहचान पत्र मुहैया कराए ताकि वे दुनिया भर में बेखौफ घूम सकें। हिजबुल्लाह और फार्क के बीच सिर्फ ड्रग्स का नहीं बल्कि तकनीक और हथियारों का भी लेन देन होता था। जहां हिजबुल्लाह ने फार्क के लड़ाकों को बम बनाने और शहरी इलाकों में खुफिया तरीके से काम करने की ट्रेनिंग दी, वही बदले में ड्रग तस्करी से मिले पैसे का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह ने फार्क को आधुनिक हथियार खरीदने में मदद की। अमेरिका का दावा था कि मादुरो के नेतृत्व में वेनेजुएला एक ऐसा हब बन गया था जहां फार्क के जरिए अमेरिका की गलियों में कोकीन पहुंच रही थी। हिजबुल्लाह उस कोकीन के पैसे से मध्य पूर्व में आतंकी गतिविधियों को फंड कर रहा था। ईरान, जो कि हिजबुल्लाह का आका है, वेनेजुएला के जरिए अमेरिका की सीमा के बहुत करीब पहुंच गया था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का मुख्य तर्क यही था कि जब तक मादुरो सत्ता में है, यह ड्रग आतंक नेटवर्क अमेरिका के लिए एक टाइम बम की तरह है। भाग 2 में हम देखेंगे लैंगली का वो कमरा जहां सन्नाटा बोलता है और मुर्दे गवाही देते हैं। प्रलय की घड़ी पर अब सिर्फ 72 घंटे बाकी हैं और दुश्मन दरवाजे के इस पार है। थियोडोर रूजवेल्ट का वो गुप्तादेश जो 1 सदी से धूल खा रहा था, आज इस वक्त एक्टिवेट हो चुका है। हम देखेंगे क्या यह जेम्स मोनरो का सिद्धांत था या फिर कोई ऐसी साजिश जिसकी परछाई 100 साल से व्हाइट हाउस के ऊपर मंडरा रही थी। और वो आदमी, एक काला कोट, सफेद कुर्ता,
हाथ में एक पुरानी तस्वीर, बस इतनी सी तस्वीर कि जिसे देखते ही राष्ट्रपति के पैर जमीन पर जड़ हो गए। कौन है वो? क्या है ऑपरेशन जस्ट कॉज का असली चेहरा? क्यों अमेरिका का सबसे खतरनाक एजेंट रैप्चर आज अपने ही मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा बन खड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, जो आदमी कभी देश के लिए मरने को तैयार था, वो आज देश को झुकाने क्यों आया है? राष्ट्रपति के चेहरे पर वो खौफ, क्या वो किसी दुश्मन को देखकर था, या फिर अपने ही बनाए उस शख्स को जिसे वो कभी भूला चुके थे? अमेरिका की जवाबी तैयारी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि सच्चाई अब उस कमरे से निकल चुकी है। जानने के लिए देखिए भाग 2 सिर्फ हमारे साथ, क्योंकि अब पीछे मुड़कर देखना मुमकिन नहीं।